Hello everyone. This is the second part of our ongoing series on NCERT solution. So let's take a look at today's solution. So the next question is given by a system has two charges QA आपको given है 2.5 into 10 to the power minus 7 कूलम and QB भी given है जो कि नेगेटिव में है लेकिन मैग्नीट्यूड आपका सेम है लोकेटेड एट पॉइंट ए का गिवन है बी का गिवन है रिस्पेक्टिवली सो व्हाट आर द टोटल चार्ज एंड इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम आई थिंक ये वाला हमने जो लेक्चर सीरीज में किया था ओके आप लोग चेक कर लेना शायद इलेक्ट्रिक डायपोल वाले पार्ट में हमने इसको कवर किया था ठीक है ना इसका सोल्यूशन अगर आपको चाहिए डिटेल्ड सोल्यूशन तो आप वहाँ से चेक कर लेना ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखो एन इलेक्ट्रिक डायपोल विथ डायपोल मोमेंट गिवन है स्मॉल पी का वैल्यू आपको गिवन है इज अलाइंड एट 30 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड गिवन है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का जो एंगल है वो 30 डिग्री गिवन है एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी गिवन है सो वी हैव टू कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क एक्टिंग ऑन द डायपोल टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है टॉर्क इक्वल्स टू पी क्रॉस ई यानी कि पी ई साइन थीटा तो यहाँ पे देखो पी का वैल्यू ये आ गया दिस इज द वैल्यू ऑफ ई साइन ऑफ थीटा मीन साइन ऑफ 30 सारे वैल्यूज पुट करेंगे न्यूटन मीटर आपका आ गया किसका यूनिट टॉर्क का unit. So therefore the magnitude of the torque acting on the dipole is 10 to the power minus 4 Newton meter. Next question, a polythene piece is wrapped with wool is found to have a negative charge of 3 into 10 to the power minus 7 coulomb. Estimate the number of electrons transferred from which to which. Is there a transfer of mass from wool to polythene? ये वाला क्वेश्चन भी हमने ऑलरेडी लेक्चर 2 और 3 में शायद इसको करवाया है इसको देख लेना है इसका डिटेल्ड सॉल्यूशन आपको वहाँ पे गिवन है नेक्स्ट देखो टू इंसुलेटेड चार्ज्ड कॉपर स्फीयर A and B have their centers separated by a distance given a 50 centimeters. Okay, we have to insulated charged copper sphere है right? एक का चार्ज आपको गिवन है अच्छा दोनों का चार्ज आपको सेम अमाउंट का गिवन है देखो व्हाट इज द म्यूचुअल फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन इफ द चार्ज ऑन ईच आपको दिस मच अमाउंट का गिवन है यानी कि क्यू ए जो चार्ज ऑन स्फीयर है चार्ज ऑन स्फीयर बी क्यू बी दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है बराबर है तो इसमें जो फोर्स आएगा दैट इज फोर्स ऑफ रिपल्सन आएगा द रेडी ऑफ ए एंड बी दिस आर द स्पीयर्स एक स्पीयर है बी एक दूसरा स्पीयर है तो उन दोनों का जो रेडियस है आर नेग्लिजिबल कंपेयर टू द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन ओके तो यहाँ पे देखो जो आपको रेडियस गिवन है दैट इज सॉरी दोनों के बीच का जो डिस्टेंस आपको गिवन है 50 सेंटीमीटर इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे सो फोर्स ऑफ रिपल्सन दो चार्जेस गिवन है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस गिवन है तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है 1/4πε0 क्यू ए क्यू बी बाई आर स्क्वायर यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एंड 1/4π0 का वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर तो फोर्स आपका आ जाएगा यहाँ पे आप 1/4πε0 का वैल्यू दिस इज द वैल्यू ऑफ यहाँ पे Q1 Q2 दो बराबर दोनों का वैल्यू सेम थे इसीलिए यहाँ पे स्क्वायर आ गया दिस इज द आर स्क्वायर इसको सॉल्व करेंगे न्यूटन में आंसर आ जाएगा so therefore the force between the two sphere this much amount 1.52 into 10⁻⁻2 न्यूटन नेक्स्ट देखो सेकंड क्या पूछ रहा है कि सेकंड बिट का क्वेश्चन है व्हाट इज द फोर्स ऑफ रिपल्सन इफ ईच स्फीयर इज चार्ज्ड डबल यानी कि अगर इसका मैग्नीट्यूड इतना था पहले केस में सेकंड केस में अगर इसको हम डबल कर देंगे एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इस डिस्टेंस को अगर हम आधा कर देंगे और इस मैग्नीट्यूड को अगर हम डबल करेंगे देन फोर्स ऑफ रिपल्सन का वैल्यू क्या आएगा देखो तो मैग्नीट्यूड को चार्ज को हम डबल करेंगे तो 1.3 इंटू 10⁻⁻6 आ जाएगा तो मल्टीप्लाई बाय 2 करना
डिस्टेंस को आधा कर देना तो 0.25 मीटर आ जाएगा। तो फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन टू स्पीयर क्या हो जाएगा, एफ इक्वल्स टू 1/4 क्यू ए क्यू बी बाई आर स्क्वायर। दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, बराबर है, divided by distance square, it will be 0.243 newton. So force between two sphere is this much amount when the magnitude of charges become double and the distance between them is halved. Next देखो, suppose the sphere A and B in exercise 1.12 have identical size. A third sphere of the same size but uncharged is brought in contact with the first, then brought in contact with the second, and finally removed from both. What is the new force of repulsion between A and B? यहाँ पे देखो, डिस्टेंस बिटवीन दो चार्ज के बीच बीच में जो आपको डिस्टेंस गिवन है, आर जो गिवन है, आप बुक से चेक कर, अच्छा 1.12, 1.12, वेट 1.12 में क्वेश्चन क्या था, अच्छा ये वाला जो क्वेश्चन है 1.12 में, इसमें आपको जो डिस्टेंस गिवन है 50 सेंटीमीटर स्पीयर है स्पीयर बी के बीच में, जो चार्ज्ड स्पीयर है। तो देखो तो हम लोग वही बोलेंगे कि डिस्टेंस बिटवीन टू स्पीयर्स, यहाँ पे भी वही चीज़ है 50 सेंटीमीटर, और आर यू कैन से कि 0.5 मीटर, एंड इनिशियली द चार्ज ऑन ईच स्पीयर 6.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम, जो कि इसके प्रीवियस वाले क्वेश्चन का क्वेश्चन में था। ओके, सो व्हेन स्पीयर ए इज टॉस्ड विथ एन ऑन चार्ज्ड स्पीयर सी, ओके, ए में आपका चार्ज होगा, सी में चार्ज नहीं होगा, Q/2 amount of charge from A will transfer to C. Hence, charge on each of the sphere A and C is Q/2. Obviously देखो, A आपका चार्ज्ड स्पीयर है, यानी कि इसमें चार्जेस प्रेजेंट है, लेकिन C आपका क्या है, इसमें किसी भी प्रकार का चार्ज आपका प्रेजेंट नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको टच करके रखेंगे, ए से सी को अगर आप टच करके, इन दोनों के बीच का अगर कनेक्शन होगा, टच करेंगे ए और सी, ये वाला चार्ज्ड स्पीयर है, दिस इज ऑन चार्ज, तो अगर आप चार्ज स्पीयर को ऑन चार्ज स्पीयर के साथ टच करोगे तो क्या हो जाएगा, आधा हिस्सा ट्रांसफर हो जाएगा किसको, ऑन चार्ज स्पीयर को। तो इसमें जो पहले क्यू अमाउंट का चार्ज था वो टच करने के बाद ए में हो जाएगा Q/2, सिमिलरली सी में भी हो जाएगा कितना, Q/2 अमाउंट का चार्ज होगा। सो व्हेन स्पीयर सी में आपका Q/2 अमाउंट ऑफ चार्ज आ गया, इज ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विद द स्पीयर बी विथ चार्ज Q, सो टोटल चार्ज ऑन द सिस्टम विल डिवाइड इनटू टू इक्वल हाफ गिवन एज। अच्छा देखो, अभी सी में कितना चार्ज है, Q/2, ये कहाँ से आया, आधा हिस्सा ए से आया, बी में कितना चार्ज था, Q। सो इस टोटल सिस्टम का कितना चार्ज होगा, Q प्लस Q/2 डिवाइडेड बाय 2, इक्वल हाफ्स हो जाएंगे। सो जब हम सी स्पीयर को बी स्पीयर के पास कांटेक्ट में लाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसका जो चार्जेस होगा सिस्टम का वो क्या आ जाएगा, 3Q/4, 3Q/4। सो हेंस चार्ज ऑन ईच स्पीयर C एंड B आ गया कितना, 3Q/4। सो यहाँ पे देखो, फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन स्पीयर ए हैविंग, जिसके पास Q/2 अमाउंट का चार्ज है, क्योंकि आधा हिस्सा वो किसको दे दिया, C स्पीयर को। स्पीयर बी के पास कितना चार्ज है, 3Q/4, क्योंकि ये वाला जो बी स्पीयर है वो किसके साथ कांटेक्ट में आया हुआ था, सी चार्ज के साथ। जब भी ये सी चार्ज के साथ कांटेक्ट में आया तो जो टोटल चार्जेस ऑफ द सिस्टम विल डिवाइड इनटू टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो गया। इसी वजह से जो बी के पास जो चार्ज कितना अभी है, 3Q/4। अच्छा, तो हम फोर्स ऑफ रिपल्सन निकालेंगे, क्योंकि ए के पास भी पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, बी के पास भी पॉजिटिव अमाउंट ऑफ चार्जेस है, लाइक चार्जेस है, यानी कि वो रिपेल करेंगे। सो फोर्स ऑफ रिपल्सन का फॉर्मूला 1/4πε0 QA QB
डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस स्क्वायर। यहाँ पे क्यू ए के जगह पर q/2, क्यू बी के जगह पर 3q/4 एंड द डिस्टेंस स्क्वायर आ जाएगा। देखो हमें इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/4πε0 q इंटू क्यू क्यू स्क्वायर 3q² / 8r²। ये वाला k का वैल्यू हो गया 3। q यानी कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज दिस इज गिवन, इसका मैग्नीट्यूड आपको गिवन है 6.5 इंटू 10⁻⁻7, इसका स्क्वायर करोगे 8 इंटू 0.5 जो डिस्टेंस था उसका स्क्वायर करोगे तो न्यूटन किस में आ जाएगा, न्यूटन में आएगा। फोर्स ऑफ रिपल्सन विल बी दिस मच अमाउंट का। ओके, सो देयरफॉर द फोर्स ऑफ ये वाला रिपल्सन होगा बिटवीन द टू स्फीयर इज दिस मच अमाउंट, इसको रिपल्सन लिखना। ओके, फोर्स ऑफ रिपल्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, गिवन एक फिगर आपको गिवन है, ट्रैक्स ऑफ 3 चार्ज्ड पार्टिकल्स इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, गिव द साइंस ऑफ द 3 चार्जेस, व्हिच पार्टिकल हैज द हाईएस्ट चार्ज टू मास रेशियो। यानी कि आप देखो यहाँ पे जो 3 चार्ज पार्टिकल्स का जो ट्रैक्स आपको गिवन है, दिस इज पार्टिकल 1, पार्टिकल 2 एंड दिस इज द पाथ ऑफ पार्टिकल 3। यहाँ पे पॉजिटिव प्लेट्स है, यहाँ पे नेगेटिव प्लेट है। तो आप लोग बोल सकते हैं कि पार्टिकल्स आर इन अ यूनिफॉर्म चार्ज्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में तीनों पार्टिकल्स है। तो यहाँ पे देखो आप लोगों को पता होगा ये वाला अगर पॉजिटिव प्लेट्स है तो इसके तरफ जो पार्टिकल जाएगा इट विल मस्ट हैव नेगेटिव चार्जेस, तभी तो इसके तरफ अट्रैक्ट होगा। सिमिलरली ये वाला नेगेटिव प्लेट है यानी कि इसके तरफ जो पार्टिकल आ रहा है उसके पास जरूर क्या होगा, पॉजिटिव चार्जेस होंगे। तो यहाँ पे देखो जो 1 और 2 पार्टिकल्स आप देख रहे हो इन दोनों के पास जरूर नेगेटिव चार्ज होगा, इसीलिए वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। सिमिलरली पार्टिकल 3 में आपका पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होगा, इसी वजह से वो नेगेटिव प्लेट के तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो जो पूछ रहा है कि हाईएस्ट चार्ज टू मास रेशियो, इसका मतलब किसका डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा हुआ है। देखो दिस इज द एक्चुअल पाथ, इस पार्टिकल 2 का इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, यहाँ पे भी जो सॉरी डिफ्लेक्शन किसका ज़्यादा हुआ है, इसका डिफ्लेक्शन आप लोग देख सकते हो, लेकिन पार्टिकल 3 का जो डिफ्लेक्शन आप देखो वो ज़्यादा हो रहा है। तो यहाँ पे आप लोग को क्या लिखना है, ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर। It can be observed that particle 1 and 2 both moves towards the positively charged plate and repel away from the negatively charged plate. Hence, these two particles are negatively charged. हम लोग बोल सकते हैं कि 1 and 2 आपका क्या होगा, negatively charged body होगा। It can also be observed that particle 3 moves towards the negatively charged plate and repels away from the positively charged plate. Hence, particle 3 positively charged होगा, 3 आपका पॉजिटिवली चार्ज होगा। अगर हम चार्ज टू मास रेशियो निकालेंगे ये में इसका मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हो और अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन बोल सकते हो फॉर ए गिवन वेलोसिटी के लिए। सिंस द डिफ्लेक्शन ऑफ पार्टिकल 3 इज द मैक्सिमम, डिफ्लेक्शन किस में हो रहा था, पार्टिकल 3 में हो रहा था, सो इट हैज़ द हाइएस्ट चार्ज टू मास रेशियो। ठीक है, हाईएस्ट होगा इसका चार्ज टू मास रेशियो, यहाँ पे देख सकते हो ये ज़्यादा डिफ्लेक्ट हुआ है। ठीक है ना, जो पार्टिकल 3 है वो उसका डिफ्लेक्शन ज़्यादा हुआ है, इसी वजह से उसका जो चार्ज टू मास रेशियो होगा वो हाईएस्ट होगा किसका, पार्टिकल 3 का। नेक्स्ट देखो, कंसिडर अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आपको गिवन है, What is the flux? I cap मतलब along x axis. What is the flux of this field through a square of 10 centimeter on a side whose plane is parallel to yz plane? यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपको x एक्सिस में गिवन है एंड yz प्लेन को पैरेलल है कौन, फ्लक्स। एंड सेकेंड में पूछ रहा है कि व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द सेम स्क्वायर इफ द नॉर्मल टू इट्स प्लेन मेक्स अ 60 डिग्री एंगल विद x एक्सिस। ओके देखो
जो फास्ट बिट में क्वेश्चन पूछ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको गिवन है, इसका मतलब ये वाला पार्ट आपको वेक्टोरियली गिवन है। इसका मैग्नीट्यूड वाला पार्ट आ जाएगा 3 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। आई कैप इज शोइंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस। साइड स्क्वायर का साइड आपको गिवन है, इसको मीटर में कन्वर्ट करना। तो बताओ एरिया क्या हो जाएगा? 0.01 मीटर स्क्वायर, क्योंकि हम लोगों को पता है फ्लक्स में एरिया आता है। ठीक है, सो द प्लेन ऑफ स्क्वायर इज पैरेलल टू, इसको है वाई जेड प्लेन को। देखो अगर ये आपका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम हुआ, दिस इज एक्स वाई एंड जेड हुआ, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस वाई जेड प्लेन यानी कि दिस प्लेन, इस वाले प्लेन पे, इस प्लेन को पैरेलल है कौन? प्लेन ऑफ स्क्वायर वाई जेड प्लेन, दिस इज द वाई जेड प्लेन। इसी प्लेन को पैरेलल है आपका क्या? स्क्वायर ऑफ प्लेन, स्क्वायर ऑफ द प्लेन, plane of the square. Okay, hence angle between the unit vector normal to the plane and electric field theta equals to 0 degree. तो किस किस के बीच का एंगल? यहाँ पे एंगल हमको चाहिए जो नॉर्मल, जो प्लेन का नॉर्मल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस था, वाई जेड प्लेन, वाई जेड प्लेन, दिस प्लेन, इसका जो नॉर्मल का डायरेक्शन होगा वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगा। इस वाई जेड प्लेन को परपेंडिकुलर मतलब कि अलोंग एक्स एक्सिस होगा। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस, एंड जो स्क्वायर का प्लेन, उसको जो उसका जो नॉर्मल नॉर्मल का डायरेक्शन होगा वो भी अलोंग एक्स एक्सिस का तरफ होगा, यानी कि दोनों का डायरेक्शन एक ही तरफ, और वी कैन से अलोंग एक्स एक्सिस। सो इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0 डिग्री होगा। ठीक है, तो यहाँ पे थीटा आ गया आपका कितना? 0 डिग्री। सो फ्लक्स थ्रू द प्लेन, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? फाई इक्वल्स टू क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। इसको अगर हम ओपन करेंगे तो ई डी एस कॉस ऑफ थीटा डी एस, इसका जो इंटीग्रेशन होगा, यहाँ पे इंटीग्रेशन होगा, इसका इंटीग्रेशन मतलब इसमें क्या आ जाएगा? आपका एरिया आ जाएगा इंटू कॉस थीटा। तो कॉस ऑफ एंगल आ गया आपका कितना? 0 डिग्री। तो कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है? 1। सो ई इंटू एरिया, एरिया हमने निकाला था अभी, स्क्वायर का एरिया यहाँ पे पुट करेंगे 0.01, यहाँ पे कॉस 0 एंड यहाँ पे ई का वैल्यू आ जाएगा जो कि 3 × 10⁻³ सो फाई का जो यूनिट के साथ आंसर क्या आ जाएगा कि 30 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ओके, यूनिट्स वगैरह हम लोगों ने लेक्चर में कवर किया हुआ है। सो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट बोल रहा है सेकेंड बीट में कि व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द सेम स्क्वायर इफ द नॉर्मल टू इट्स प्लेन मेक्स 60 डिग्री एंगल विथ एक्स एक्सिस, यानी कि यहाँ पे जो थीटा का वैल्यू ऑलरेडी आपको गिवन है 60 डिग्री, दैट मीन्स इंस्टेड ऑफ थीटा सेम फॉर्मूला रहेगा, इंस्टेड ऑफ थीटा आपको क्या पुट करना है? कॉस ऑफ 60 डिग्री। ठीक है, तो ई का वैल्यू सेम रहेगा, एरिया का वैल्यू भी सेम रहेगा, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो थीटा गिवन है वही आप लोग कॉस 60 का वैल्यू पुट करना है। इसको सॉल्व करके आंसर आ जाएगा 15 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ओके, नेक्स्ट देखो, अच्छा वही प्रीवियस वाला क्वेश्चन का ही रिलेटेड क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेट फ्लक्स यानी कि टोटल ऑफ द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ प्रीवियस वन थ्रू अ क्यूब आपको गिवन है जिसका साइड 20 सेंटीमीटर ओरिएंटेड सो दैट इट्स फेस आर पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट प्लेन्स के साथ उसका फेस क्या है? पैरेलल है। देखो all the faces of cube are parallel to the coordinate axis. Therefore, the number of field lines entering the cube is equal to the number of field lines piercing out of the cube. जितना भी क्यूब में एंटर करेगा, देखो ये वाला आपका क्यूब था, इसका जो गिवन है एक्स वाई जेड, सो इसका प्लेन्स आपको गिवन है कि पैरेलल टू द
एक्सिस गिवन है, यानी कि जितना इलेक्ट्रिक फील्ड आपका एंटर करेगा उतनी अमाउंट का इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपका यहाँ पे क्या हो रहा होगा, निकल रहा होगा। ठीक है ना? सो हम लोग बोल सकते हैं कि एज अ रिजल्ट नेट फ्लक्स थ्रू द क्यूब आ जाएगा कितना, नेट फ्लक्स 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अमाउंट ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंटरिंग इनटू द क्यूब दैट इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गोइंग आउट फ्रॉम द क्यूब। ओके, बोथ आर इक्वल। इसी वजह से वो क्या होंगे, जो नेट फ्लक्स आ जाएगा क्यूब में जिसका फेस पैरेलल है टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस, उसका नेट फ्लक्स आ जाएगा कितना, 0 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, केयरफुल मेजरमेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ ए ब्लैक बॉक्स इंडिकेट्स द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ द बॉक्स इज गिवन 8.0 इंटू 10⁻³ ये वाला फ्लक्स का वैल्यू है जो कि नेट आउटवर्ड फ्लक्स है, बॉक्स से जो बाहर जा रहा है, नेट आउटवर्ड फ्लक्स। तो व्हाट इज द नेट चार्ज इनसाइड द बॉक्स कितना है, यही पूछ रहा है। सेकंड में पूछ रहा है कि इफ द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ द बॉक्स वेयर 0 अगर होगा, could you conclude that there were no charges inside the box, why or why not? ओके, तो फर्स्ट हम निकालेंगे नेट चार्ज इनसाइड द बॉक्स कितना है। देखो, नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ बॉक्स आपको गिवन है, दिस इज द आउटवर्ड फ्लक्स आपको गिवन है। तो फॉर अ बॉडी कॉन्टेनिंग नेट चार्ज क्यू, हमें पता है फ्लक्स का फॉर्मूला जो गॉस लॉ यूज करके क्या होता है, 1/ε0 टाइम्स क्यू इनक्लोज्ड विद इन दैट क्लोज्ड सरफेस, राइट। और यहाँ पे ε0 आपका परमिटिविटी है और इसका वैल्यू भी आप लोगों को पता है, यानी कि आपके पास ε0 का वैल्यू पता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 एंड यू ऑल्सो नो द वैल्यू ऑफ 5 विच इज गिवन इन द क्वेश्चन, राइट। तो आप लोग यहाँ से क्यू निकाल सकते हो, यानी कि नेट चार्ज इनसाइड द बॉक्स निकाल सकते हो। क्यू आपका क्या आ जाएगा, नेट चार्ज जो बॉक्स के अंदर है। ओके, यहाँ पे आप लोग ε0 का वैल्यू पुट करना, फाइव जो वैल्यू आपको गिवन है वही पुट कर देना। इसका जो आंसर आएगा 7.08 10⁻⁻8 और यू कैन से 0.07 माइक्रोकूलम चार्ज। माइक्रो मीन्स 10⁻⁻6, इसको याद रखना। नेक्स्ट बिट जो क्वेश्चन था, क्या क्वेश्चन था कि बिट 2 में क्वेश्चन जो पूछ रहा था, इफ द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ द बॉक्स अगर फाई का वैल्यू अगर 0 हुआ, सो कुड यू कंक्लूड दैट देयर वर नो चार्जेस इनसाइड द बॉक्स। देखो, इसका जो आंसर होगा नो होगा, क्यों, क्योंकि नेट फ्लक्स पायर्सिंग आउट थ्रू अ बॉडी डिपेंड्स ऑन द नेट चार्ज कंटेंट इन द बॉडी। इफ द नेट फ्लक्स अगर 0 है, then it can be inferred that net charge inside the body भी Q भी आपका 0 होगा। The body may have equal amount of positive and negative charges। अच्छा, phi का मतलब क्या है, phi means electric flux। electric flux means electric field lines, number of electric field lines passing through a closed surface। अच्छा, एक बात बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कब आएगा, व्हेन उसके पास चार्जेस होंगे क्यू एनक्लोज्ड, मतलब कि इस क्लोज्ड सरफेस में कितना अमाउंट ऑफ चार्ज प्रेजेंट है। अगर यहाँ पे क्यू एनक्लोज्ड 0 आ रहा है तो फाई अल्टीमेटली आपका 0 आएगा। क्यू एनक्लोज्ड 0 कैसे हो सकता है, आइदर इसमें चार्जेस नहीं हो, पूरा पूरा का पूरा फ्री फ्रॉम चार्ज हो, नहीं तो दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि आपका इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस आर प्रेजेंट, यानी कि जितना अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज होगा उतनी ही अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज होंगे। तो टोटल सिस्टम का अगर हम चार्जेस निकालेंगे वो आ जाएगा 0। दो ही कंडीशन पॉसिबल है। सो क्यू इनक्लोज्ड उसी केस में 0 आ जाएगा। अगर क्यू इनक्लोज्ड 0 होगा तब भी आपका फाई का वैल्यू और इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू भी 0 होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अ पॉइंट चार्ज 10 माइक्रोकूलम
इज अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर डायरेक्टली अबव द सेंटर ऑफ ए स्क्वायर। अच्छा, ये वाला 10 सेंटीमीटर साइड का एक स्क्वायर गिवन है, इसके प्लेन के जस्ट अबव 5 सेंटीमीटर के ऊपर एक 10 माइक्रोकूलम चार्ज, पॉजिटिव 10 माइक्रोकूलम का चार्ज प्रेजेंट है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मैग्नीट्यूड पूछ रहा है थ्रू द स्क्वायर। इसमें आपको हिंट भी गिवन है, थिंक ऑफ द स्क्वायर एज वन फेस ऑफ अ क्यूब विथ एज 10 सेंटीमीटर। यानी कि यहाँ पे बोल रहा है कि ये जो स्क्वायर स्क्वायर आपको गिवन है, लेट सपोज इसको सोच लो कि ये वाला फेस आप लोग कंसिडर कर रहे हो, क्यूब का ऊपर वाला कि एक फेस को आप कंसिडर कर रहे हो। ओके, ये वाला फेस आपको यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इसको हिंट मान के आपको सॉल्व करना है। देखो कैसे करोगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द स्क्वायर कैन बी कंसिडर्ड एज वन फेस ऑफ अ क्यूब जिसका एज आपको 10 सेंटीमीटर गिवन है, विथ अ सेंटर वेयर चार्ज क्यू इज प्लेस्ड। ऑब्वियसली अगर ये क्यूब हुआ, अगर ये क्यूब होगा तो इसका जो ये वाला ऊपर है 5 सेंटीमीटर डायरेक्टली अबव द सेंटर ऑफ अ स्क्वायर, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये क्यूब का सेंटर में भी होगा, प्रेजेंट होगा, राइट। अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम फॉर अ क्यूब टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स 6 फेसेस में कितना होता है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि देखो ये वाला क्यूब ऐसे, अगर आप ये मान लो ये वाला, लेट सपोज दिस वन इज योर ये वाला पार्ट, दिस प्लेन, इसके ठीक इसके बीच में 5 सेंटीमीटर ऊपर यहाँ पे क्यू चार्ज प्रेजेंट है। ठीक है ना, मतलब कि पूरा बीच में प्रेजेंट है। कौन सा वाला चार्ज, +10 माइक्रोकूलम, पूरा बीच में प्रेजेंट है, क्यूब के बीच में प्रेजेंट है। हमें पता है क्यूब आपका किस टाइप का, एनक्लोज्ड सरफेस है, एनक्लोज्ड बॉक्स है। सो एनक्लोज्ड बॉक्स में इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो होता है 6 फेस के लिए क्यू डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। अगर आपका देखो क्यूब, अगर क्यू जो चार्ज है अगर वो बीच में है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू वन फेस ऑफ द क्यूब, हमको एक ही फेस का निकालना है, ये वाला एक ही प्लेन है तो एक ही फेस का निकालोगे तो क्या आ जाएगा ना, 1/6 टाइम्स ऑफ क्यू डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, और यू कैन से 1/6 टाइम्स ऑफ फाइव टोटल। फाइव टोटल आपका कितना है, दिस मच। सो 1/6 करोगे तो 1/6 टाइम्स ऑफ क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। ओके, तो 5 एक ही फेस के लिए ये वाला फॉर्मूला आएगा 1/6 क्यू एनक्लोज डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। क्यू का वैल्यू गिवन है 10 माइक्रोकूलम, तो क्यू का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू आ जाएगा 1/6। इसको सॉल्व करोगे 1.88 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। दिस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज पासिंग थ्रू द स्क्वायर, और यू कैन से पासिंग थ्रू वन फेस ऑफ अ क्यू। ठीक है, a point charge of 2 microcoulomb is at the center of a cubic Gaussian surface 9 centimeter on each. What is the net electric flux through the surface? यहाँ पे net electric flux जो क्यूब का होता है, इसको याद रखना, हमेशा Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट होगा। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू हमेशा याद रखना जो कि बार बार यूज हो रहा है, 2 माइक्रोकूलम यानी कि 2 × 10⁻⁻6 जो नेट चार्ज एनक्लोज्ड है विद इन दैट क्यूब। सो आपको फाई नेट का वैल्यू कितना मिल जाएगा, यहाँ पे आप क्यू का वैल्यू पुट करोगे, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू पुट करोगे, इसको सॉल्व करोगे तो जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू आपको मिल जाएगा जो कि 2.26 × 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स आएगा। ओके, जिसको भी ये यूनिट में कंफ्यूजन हो रहा है, हम लोगों ने इसको डिटेल में जो लेक्चर सीरीज के पार्ट्स में कंप्लीट किया है। जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स वाला पार्ट है ना उसी में चेक कर लेना, वहाँ पे होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अ पॉइंट चार्ज कॉजेस एन इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ दिस अमाउंट टू पास थ्रू अ स्फेरिकल गॉसियन सरफेस 10 सेंटीमीटर रेडियस सेंटर्ड ऑन द चार्ज। इफ रेडियस ऑफ गॉसियन सरफेस अगर 10 सेंटीमीटर है, अगर ये डबल हो गया, सो हाउ मच फ्लक्स वुड पास थ्रू द सरफेस। तो पहले तो देखो आपको फ्लक्स का वैल्यू गिवन है तो लिख दो, फाई का वैल्यू गिवन है। उस जो गॉसियन सरफेस है
ऑलरेडी गिवन है, जो गॉसियन सरफेस उसका रेडियस है 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे देखो, electric flux piercing out through a surface depends on the net charge enclosed inside a body. It doesn't depend on the size of the body. If the radius of the Gaussian surface is doubled, then the flux passing through the surface remains same, and that is this much amount का। देखो फाई का वैल्यू हमेशा चार्ज के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि पाई का जो फॉर्मूला है दैट इज क्यू डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। Phi is independent of radius of Gaussian surface. This is the radius of Gaussian surface. Okay. तो अगर रेडियस में कुछ चेंजेस आ रहा है, वो डबल हो रहा है, आधा हो रहा है, तो फाई में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। फाई जितना है वो सिर्फ और सिर्फ आपका चार्जेस पे डिपेंड करेगा, ठीक है ना। तो फाई आपको जितने अमाउंट का गिवन है, वही रेडियस गॉसियन सरफेस का रेडियस डबल होने पर भी वो सेम अमाउंट का फ्लक्स रहेगा, ठीक है। इसको ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द पॉइंट चार्ज। देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला गिवन है, इसमें आपको फाई गिवन है एंड एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू तो पता है ऐसे ही। तो क्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा, फाई इंटू एप्सिलॉन नॉट। सो यहाँ पे फाई का वैल्यू डाल दो, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू डाल दो। फाई में आज नेगेटिव साइन प्रेजेंट है, इसका मतलब जो क्यू का वैल्यू भी आएगा 10⁻⁹ यानी कि नैनो कूलम। तो टोटल चार्ज इनक्लोज्ड और यू कैन से द पॉइंट चार्ज इज नेगेटिव, नेगेटिव चार्ज आएगा क्योंकि फाई में नेगेटिव साइन प्रेजेंट है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अ कंडक्टिंग स्फीयर, उसका रेडियस आपको 10 सेंटीमीटर हैज़ एन अननोन चार्ज, वी डोंट नो द चार्ज। इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर, इज इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू गिवन है एंड पॉइंट्स रेडियली इनवर्ड है। इनवर्ड का मतलब कि चार्ज का नेचर किस टाइप का होगा, नेगेटिव होगा। सो व्हाट इज द नेट चार्ज ऑन द स्फीयर, तो यहाँ से पता चल रहा है कि, तो देखो नॉर्मली ये वाला क्वेश्चन आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पता है 1/4πε0। यहाँ पे जिस चार्ज के वजह से निकाल रहे हो उसी चार्ज का मैग्नीट्यूड होगा और नीचे डिस्टेंस का स्क्वायर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकालना, सॉरी ऑलरेडी गिवन है। सो क्यू आपको गिवन है, देखो नेट चार्ज कितना गिवन है, सॉरी यहाँ पे गलत लिखा है, ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड आपको गिवन है। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 1.5 इंटू 10⁻³ न्यूटन कूलम। यहाँ पे ये वाला लिखना ऐसे, ये नेट चार्ज नहीं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड गिवन है। नेक्स्ट डिस्टेंस भी आपको गिवन है सेंटीमीटर में, उसको मीटर में कन्वर्ट कर देना, एप्सिलॉन नॉट एंड 1/4πε0 का वैल्यू। तो यहाँ से क्यू कैसे निकालोगे, क्योंकि यहाँ पे क्यू का वैल्यू पूछा है नेट चार्ज, तो क्यू का वैल्यू कैसे आ जाएगा, ई इंटू 4πε0 डी का स्क्वायर। ई मतलब ई का वैल्यू 1.5 इंटू 10⁻³, 4πε0 1/4πε0 क्यू, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 4πε0, तो ये आ जाएगा नीचे 9 इंटू 10⁻9 डी का स्क्वायर यानी कि 0.2 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे, इसमें डी का स्क्वायर भी आएगा, यहाँ पे 0.2 का स्क्वायर लिखना है इसे। तो इसका जो आंसर आएगा 10⁻9, तो इसको नैनो कूलम लिख देना 6.67। सो नेट चार्ज ऑन द स्फीयर विल बी 6.67 नैनो कूलम। A uniformly charged conducting sphere of this much amount of diameter has a surface charge density given in microcoulomb per meter square. Find the charge on the sphere and what is the total electric flux leaving the surface of the sphere. आपको diameter given है, d given है, तो radius आप लोग निकाल सकते हो, इसका आधा हो जाएगा। सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी कि सिग्मा गिवन है, क्योंकि सिग्मा का फॉर्मूला जो होता है वो चार्ज पर एरिया, चार्ज पर एरिया। तो आपको गिवन है 80 माइक्रो कूलम पर मीटर स्क्वायर, माइक्रो को 10⁻⁻6 कूलम पर मीटर स्क्वायर लिखोगे। सो टोटल चार्ज क्यू कितना आ जाएगा, सिग्मा इंटू एरिया हो जाएगा।
यहाँ पे सिग्मा इंटू सरफेस एरिया किसका आ जाएगा, स्पीयर का आएगा। सिग्मा इंटू 4 पाई r² दैट इज द एरिया ऑफ सरफेस एरिया ऑफ द स्पीयर। यहाँ पे सिग्मा का वैल्यू 4, पाई का वैल्यू r² यानी कि रेडियस का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 1.447 10⁻³ कूलम द चार्ज ऑन द स्पीयर। नेक्स्ट सेकेंड बिट में पूछ रहा है टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लीविंग द सरफेस ऑफ द स्फीयर, यानी कि फाई का वैल्यू पता है Q/ε0। तो यहाँ पे ε0 का वैल्यू चाहिए हमको। Q आपको यहाँ से मिल जाएगा जो आपने अभी निकाला। तो फाई का वैल्यू क्या आ जाएगा, Q का वैल्यू यहाँ पे, ε0 का वैल्यू यहाँ पे। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। So therefore total electric flux leaving the surface of the sphere will be this much, 1.63 10⁸ Newton Coulomb inverse meter square। नेक्स्ट देखो an infinite line charge produces a field, यानी कि दिस इज आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड गिवन है एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट करना 0.02 मीटर आ जाएगा। कैलकुलेट द लीनियर चार्ज डेंसिटी यानी कि लैम्बडा का वैल्यू। जो इनफाइनाइट लाइन चार्ज के लिए जो दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, उसका वैल्यू ये वाला था, E इक्वल्स टू लैम्बडा डिवाइडेड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट d। इसको आप लोग जो सीरीज में ये वाला पूरा हमने पूरा डिटेल में डिस्कस किया है वहाँ से चेक कर लेना। इसका वैल्यू जो आएगा E इक्वल्स टू लैम्बडा डिवाइडेड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट d इज द distance। Electric field produces by the infinite line charges at a distance d having linear charge density lambda is given by this relation। इसको याद रखना, ऊपर लैम्बडा आएगा, linear charge density 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, d आ जाएगा आपका डिस्टेंस जो कि ऑलरेडी गिवन है। सो लैम्बडा आपको पूछ रहा है लीनियर चार्ज डेंसिटी मीन्स लैम्बडा का वैल्यू क्या होगा, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट d इंटू ई। तो यहाँ पे 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इसका वैल्यू रख लेना, ठीक है। 2 पाई एप्सिलॉन नॉट सबका वैल्यू रखना। डी मतलब कि डिस्टेंस में आ जाएगा, मीटर में इसको रखना एंड ई का वैल्यू भी पुट कर देना। इसमें सारे के वैल्यू पुट करोगे तो इसका जो आंसर आएगा 10 माइक्रोकूलम पर मीटर आ जाएगा। तो सो लीनियर चार्ज डेंसिटी आ गया आपका 10 माइक्रोकूलम पर मीटर। टू लार्ज थीन मेटल प्लेट्स आर पैरेलल। मेटल प्लेट्स आपको गिवन है, वो पैरेलल एंड क्लोज टू ईच अदर गिवन है। ऑन देयर इनर फेसेस द प्लेट्स आर सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ अपोजिट साइंस एंड ऑफ मैग्नीट्यूड आपको गिवन है 117 इंटू 10⁻⁻22 कूलम पर मीटर स्क्वायर। व्हाट इज ई इन द आउटर रीजन ऑफ द फर्स्ट प्लेट एंड इन द आउटर रीजन ऑफ द सेकेंड प्लेट। ये नेक्स्ट हमको बिटवीन में भी निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो इस टाइप का दो प्लेट्स आपको गिवन है, दिस इज फर्स्ट प्लेट सेकेंड प्लेट, ए बी दो प्लेट्स है। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इन तीनों रीजन में निकालना है, इन तीनों रीजन में निकालना है। देखो ए एंड बी आर टू पैरेलल प्लेट्स एंड क्लोज टू ईच अदर। आउटर रीजन ऑफ प्लेट यानी कि जो आई है, ये वाला आपका हो गया प्लेट नंबर 1, इसका आउटर मीन्स इस फर्स्ट रीजन में। सिमिलरली सेकेंड वाली प्लेट का आउटर रीजन मीन्स ये थर्ड वाला, दोनों के बीच का यानी कि ये सेकेंड वाला, ठीक है। तो यहाँ पे देखो outer region of plate B is labeled as 3 and the region between the plate AB is labeled as 2। सो यहाँ पे देखो सिग्मा का वैल्यू आपको गिवन है, जो चार्ज डेंसिटी प्लेट ए प्लेट बी में दोनों में बराबर है लेकिन ऑपोजिट में गिवन है। एक में पॉजिटिव आएगा दूसरे में, यानी कि इसमें अगर पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा पूरा का पूरा सरफेस में, यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस ऐसे करके इनर सरफेस में, इसका इनर सरफेस में इस साइड होगा, ठीक है। सो इन द रीजन 1 एंड 3 जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका आ जाएगा 0, क्योंकि देखो दिस इज बिकॉज चार्ज इज नॉट इनक्लोज्ड बाय द रेस्पेक्टिव प्लेट्स के अंदर इनक्लोज तो नहीं हो रहा है, ठीक है ना। जो चार्जेस आर प्रेजेंट वो किस फेस में है, इनर फेस में है, दोनों प्लेट्स का इनर फेस में चार्जेस आर प्रेजेंट, राइट। सो 1 एंड 3 ये दोनों जगह पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, इंटेंसिटी आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी 0।
इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन 2 में क्या हो जाएगा, इन दोनों के बीच में क्या आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ई इक्वल्स टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ये आपको पता है जो हमने ये वाला सारे के सारे सीरीज में आप लोगों को मिल जाएगा, इसमें चेक कर लेना। ठीक है, तो बीच का जो आएगा सिग्मा डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी पुट करना, उसका वैल्यू, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू। सो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा 1.92 इंटू 10⁻10 न्यूटन पर कूलम। सो दिस इज ऑल अबाउट योर एनसीईआरटी सोल्यूशन, डिटेल्ड सोल्यूशन। आई होप सबको सारे के सारे जो सोल्यूशन हमने करवाया है वो समझ में आ रहा होगा। ओके, अगर कुछ भी अगर डाउट हुआ तो आप लोग पूछ सकते हो, ठीक है ना। तो नेक्स्ट जो हम लेक्चर सीरीज स्टार्ट करेंगे वो चैप्टर 2 का रहेगा, ठीक है। चैप्टर 2 का हम लोग स्टार्ट कर देंगे। ओके, थैंक यू।